Hey Science Explorer, welcome to the magical transformation of chemical reaction and its equation. इमेजिन करो एक केक बनाने के प्रोसेस को। ठीक है, आप केक कैसे बनाते हो? उसमें आटा लगता है, आटा लिए, एग लिए, शुगर लिए, फिर उसको मिक्स किए और फिर उसको क्या करेंगे, ओवन में डालेंगे। जब उसको आप ओवन में डालोगे और जब उसका प्रोडक्ट निकलेगा, क्या वो दोनों चीज़ सेम रहती है? मतलब मेरा कहने का ये सेंस है, क्या वो आपको आटा, अंडा और शुगर ऐसे निकल के मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ मिलती है ना। रॉ चीज़ को हमने मिक्स करके डाला और डिफरेंट चीज़ मिली। तो ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास मैक्सिमम टाइम में होती रहती है। छोटे छोटे चीज़ में, हर चीज़ में साइंस है और हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन हम उसको पॉइंट आउट नहीं करते, उसको ऑब्जर्व नहीं करते, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही चीज़ देखेंगे, साइंस की मैजिक को देखेंगे, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। कैसे एक आइटम अपने पार्टनर को एक्सचेंज करके नई सब्सटेंस बना देता है, कैसे ये बबल्स फॉर्म होते हैं, या फिर कैसे एक सिंपल सा साइनी मेटल अपनी साइन को खो देता और रस्ट में बदल जाता है। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्चुअली में केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको फील करेंगे, उसके मैजिक को फील करेंगे, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को फील करेंगे और देखेंगे, डिकोड करेंगे कैसे एक मैटर आपस में कंबाइन होते हैं, फिर ब्रेक होते हैं और फिर हमें सरप्राइज कर देते हैं रोज, डेली, एवरीडे लाइफ में, जो हम एक्चुअली में इग्नोर करते हैं और उसे नोटिस नहीं करते। तो आज के चैप्टर में हम लोग ये सारे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट लेसन, नेल टुडे ओन टुमारो। मतलब आज आप अपना जितना बेस्ट दोगे, जितना जेन्युइन एफर्ट आज आप अपने आप पे लगाओगे, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो आपका मैथ का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम हो, या फिर आपका कोई टेस्ट हो उसके लिए प्रिपरेशन करना हो, या फिर कोई स्पीच आपको कहीं डिलीवर करना हो, जितना इस चीज़ पे, जितना आप काम, आज के काम पे अपना स्ट्रेंथ लगाओगे, उतना ही कल के डेट में आप अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्ट्रॉन्गर फील करोगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम रात में बैटरी, अगर अपने मोबाइल का बैटरी अच्छे से चार्ज करेंगे तो दूसरे दिन उस मोबाइल को अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे उसके फुल पावर के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जितना एफर्ट्स आप आज लगाओगे, फुल एफर्ट्स टुडे तो फुल पावर टुमारो। यानी कि अपने काम पे फोकस करो, उस पर अपना फुल स्ट्रेंथ दो, पूरे पावर के साथ उसको वर्कआउट करो और कल आप अपने आप में अपने को बेहतर मतलब समझोगे, मोर स्ट्रॉन्गर समझोगे, मोर कॉन्फिडेंट समझोगे। ओके, On this note, I'm Krishna. You're watching me on Concept Quiz. Let's begin. तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हैं, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ये सारे हम लोग आज डिटेल्स में आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ने से पहले आपका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस दिया था उसके सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन को आपको बैलेंस करना था और इसमें वैल्यू बताना था PQRS का क्या वैल्यू होगा। तो चलिए, इसको मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन इसको कैसे बैलेंस किए वो इसको समझिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पहले लिख दीजिए। क्या क्या है, एल्युमिनियम, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तीन ही है। हाँ, ठीक है, फिर LHS और RHS। ठीक है, ऐसे टेबल बनाने से आपको इजी होगा बैलेंस करने में। ये रिएक्शन पहले समझ जाइए। यहाँ पे अल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, जो एक्चुअली लिक्विड स्टेट में, अल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में। ये मैं आपको कंप्लीट लिख देती हूँ। ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जो बनेगा अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड स्टेट में और ये गैस के फॉर्म में। ओके, यानी कि अल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, वो क्या फॉर्म कर रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और अल्युमिनियम सिल्वर कलर का होता है, वाटर कलरलेस लिक्विड होता है। ये सिल्वर कलर का पाउडर देगा, व्हाइट कलर का, और ये हाइड्रोजन गैस जो कलरलेस होता है। ओके,
ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो भी आपका LHS साइड में जितने भी नंबर हैं वो लिख लीजिए। क्यों लिखा हुआ है मतलब वहां पे कुछ नहीं है, आप इसको कंसिडर कर लीजिए 1, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं 2, हाइड्रोजन 2 है ना, फिलहाल अभी हम 2 मानते हैं, 2, ठीक है। और ऑक्सीजन 1 है, ओके। और लेफ्ट साइड में अल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। अब हम जब बैलेंस करते हैं तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर से शुरू करें ताकि हमको बैलेंसिंग करने में इजी हो। और वैसे भी ये हिट एंड ट्रायल है तो हम मैक्सिमम नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें हमको 3 ही दिख रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम है। तो ऑक्सीजन 3 है, कितना, लेफ्ट साइड में 3 है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में क्या है, 1 है। तो उसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मैथ्स लगाओ, ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अभी आप इमेजिन करो Q का वैल्यू 3 है, ओके। अरे यार, ठीक, Q का वैल्यू 3 है। तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, ओके। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 × 2 6 हो गया। अब भाई इधर हाइड्रोजन 6, इधर 2, तो अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिंपल, इसमें भी सिंपल मैथ लगाओ, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे आप इमेजिन करो S को 3 रख के, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6। अब दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, बचा क्या, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम कितना है, राइट साइड में 2 है और लेफ्ट साइड में 1 है। तो सिंपल इसको भी 2 बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मैथ्स लगाओ, ओके। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, 2। अब देखो बैलेंस है, अल्युमिनियम 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन 3 यानी कि 6, इधर भी 6, ऑक्सीजन 3, इधर भी 3। तो बैलेंस है, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। इधर से भी क्रॉस चेक कर दो। अब इसमें आपको बोला PQRS का वैल्यू, तो कर लो, क्या है PQRS, 2 3, ये हुआ 1, यहाँ पे कुछ नहीं लगाए तो इसलिए 1 3, 2 3 1 3, ये सी ऑप्शन। कितना इजी था, है ना। बैलेंस करना बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको फोकस करना है और ऐसे टेबल बनाना है और जो जो आपके पास क्वांटिटी है वो लिख लेना है, जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख लेना, उसके जो भी नंबर्स हैं RHS और LHS में लिख लेना, फिर उसको अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन था राइट इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रेशन एंड बैलेंस दैट इक्वेशन, मतलब रेसिप्रेशन का प्रोसेस लिखना था और उस इक्वेशन को बैलेंस करना था। तो ये डायरेक्ट है, इसको आप लिखोगे तो क्या, रेसिप्रेशन क्या है, हम ग्लूकोज, मतलब हम ये ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में टूटता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है रेसिप्रेशन का, ठीक है। तो इसमें ये हम आपको बैलेंस ही फॉर्म में दिए, ये अनबैलेंस्ड में आपको ऐसे होता, C6H12O6, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता और फॉर्म करता CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को मतलब बायोलॉजिकल टर्म में जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो ATP बोला जाता है, जिसको एक्चुअली मनी की तरह बॉडी यूज करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं, लिख पाते हैं या कोई भी मूवमेंट हम इसी की वजह से कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने में फिर से वही टेबल बनाना, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वांटिटी है पहले लिख लो, क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 3 क्वांटिटी है। अब LHS और RHS लिख लो भाई, LHS और इतना घिचर पिचर हो गया यहाँ RHS, ठीक है। अब LHS के साइड में ये 6 है, एक्चुअली इसको मिटाते हैं, रुको, ये बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया है, एक सेकेंड, थोड़ा इसको डिलीट करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको कहीं और लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे दिखे। ये अगर अनबैलेंस्ड रहता तो ये ऐसे दिखता, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी,
ठीक है, चलिए तो अब हम लिख ले जो है इसमें वो लिख दो। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। LHS RHS दोनों लिख लेते हैं, LHS और RHS। होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है आप लिख दो, जितना भी लेफ्ट साइड में कार्बन है देख लो, सिर्फ 6 कार्बन है, ओके। तो यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है। राइट साइड में कितना कार्बन है, 1 ही कार्बन है, लिख दिए। हाइड्रोजन इधर कितना है, 12 हाइड्रोजन है, लिख लो भाई। और राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 ही है, बड़ा नाइंसाफी है। राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 6 + 2 यानी कि 8 ऑक्सीजन, लिख लो। और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 + 1 3 ऑक्सीजन, ठीक है। चलो ऐसे है, अब इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो कि सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, तो कौन दिख रहा है सबसे हाईएस्ट, तुमको 12 दिख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 12 है और राइट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो उसको 12 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपल मैथ्स लगाएंगे, 2 × 6 12, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन तो 12 हो गया आपका, ठीक है, हाइड्रोजन तो 12 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन 6 + 2 यानी कि अब ऑक्सीजन कितना हुआ, कितना था इधर 3 6 8 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 8 हो गया, इसको 8 बना दो, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब दूसरा नंबर हम कार्बन को पकड़ते हैं, ठीक है। कार्बन इधर 6 है, इधर 6 है और इधर कितना है, 1 ही है, तो उसको 6 बना देते हैं। सिंपल मैथ्स, यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे लगा दिया 6, ठीक है। यहाँ पे 6 लगा दिया तो कितना हो गया, 6 कार्बन हो गया, इधर भी इधर भी। अब ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन हुआ आपका 12 + 6 कितना हुआ 18। लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजन, सॉरी राइट साइड में आपका ऑक्सीजन हो गया 18, देखिए ना 6 12 प्लस यहाँ पे इधर 6 था 18, राइट साइड में आपका 18 हो गया और लेफ्ट साइड में कितना है 8 ही है, 6 + 2 8 है, तो इसको भी 18 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 + 6 कितना हो जाएगा, फिर से 18, इधर भी अगर यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे इस ऑक्सीजन में तो ये 12 हो जाएगा, और 12 + 6 18, तो सिंपल ये भी 12 + 6 18। अब देखो दोनों साइड बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस की तरह, इधर भी 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन, फिर इधर 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन, इधर 18 ऑक्सीजन, इधर भी 18 ऑक्सीजन, तो बैलेंस्ड। मतलब इतना सिंपल है बैलेंस करना, मतलब बैलेंस करना कोई मतलब टफ काम नहीं है, बस आपको मेटल जितना भी है वो आपको लिखना है, जो भी आपको मिला हुआ है, और प्लस LHS RHS अब में जो नंबर है वो आप करो, और जो हाईएस्ट नंबर है उसको पकड़ो और फिर उसको लेकर के हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस क्लास में जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर, ओके। चलो तो आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको हम मतलब याद दिलाना चाहते हैं कि क्लास 9th में आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कि आइटम जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता या डिसअपियर नहीं होता, तो एक्चुअली उसका क्या होता है, वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। वो आपस में क्या करते हैं, रीअरेंज होकर के न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, रीअरेंज होकर के वो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसा उसके बीच में क्या होता है, एक्चुअली उसका बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है और नए तरीके से बनता है, मतलब ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, ठीक है। यानी कि आइटम की जो है होती है आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, उसका आइडेंटिटी सेम रहता है, बस वो सब्सटेंस मतलब वो डिफरेंट तरीके से बॉन्डेड हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप आम का अचार बना रहे हो, आम का अचार बना रहे हो, तो क्या होगा, जब आम का अचार बनाओगे तो उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट डालोगे और उसको आप अचार के फॉर्म में बनाओगे, तो वो आम का अचार ही रहेगा ना, कुछ और चीज़ नहीं बन जाएगी, बस उसका मतलब वो डिफरेंट तरीके से कुक होकर के डिफरेंट चीज़ बना, लेकिन वो नई चीज़ नहीं बनी ना। ऐसा नहीं हुआ ना कि आप आम का अचार बना रहे हो तो वो इमली का अचार बन गया,
तो बिल्कुल वही चीज़ है कि इसमें आइटम जो होता है वो डिफरेंट तरीके से बॉन्डेज हो जाता है, डिफरेंट तरीके से रीअरेंज हो जाता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, वो अलग नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि आयरन आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बन गया कैल्शियम, है ना, ये चीज़ बोल रहे थे। तो अब केमिकल रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जहाँ पे आइटम और आइटम्स ऑफ एलिमेंट अरेंज होते हैं, रीअरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हुआ, नाम देखो, जो नेमिंग कन्वेंशन होता है ना वो बहुत सोच समझ के रखता है। तो कॉम्बिनेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है कोई चीज कंबाइन हो रही होगी, कोई भी चीज कंबाइन हो रही होगी, यानी कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होंगे और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। इसी को हम लोग एक वन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। आप इसको अदर लैंग्वेज में कुकिंग प्रोसेस की तरह समझ सकते हो। जैसे हम लोग कुछ भी कुक करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमको खिचड़ी ही बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है, फिर उसको कुक करते हैं, फिर हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है तो ऐसा थोड़ी है चावल अलग मिलता है, दाल अलग मिलता है, हल्दी नमक अलग मिलता है, ऐसा नहीं है, सिंगल कुछ प्रोडक्ट मिलता है। तो बिल्कुल वही कि हम सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स किए और हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोले, ठीक है। इवन आप भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल हो, समझ जाओ, इंटेलिजेंट हो, ओके। तो चलो अब हम इसको एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी जो आपके बुक में है 1.4, फील द हीट, मतलब हीट को फील करने वाला। इसमें आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर लिए उसमें आपको साल्ट लाइम लेना है, सॉरी साल्ट लाइम नहीं, क्विक लाइम लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम लेना है। फिर वाटर आपके पास होना चाहिए, रॉड होना चाहिए, ठीक है। और देखो जब आप इसमें क्विक लाइम लोगे, थोड़ा सा ही क्विक लाइम लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, और उसमें स्लोली आपको वाटर ऐड करना है। जैसे आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो आपको तुरंत इमीडिएटली देखने, जैसे मतलब वाटर जो है क्विक लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर टच करेगा तैसे ही आपको ये वेपर देखने को मिलेगा, स्टीम देखने को मिलेगा और ये बबल्स देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हो रहा है ऐसा जो इसमें ये आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टीम जो आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है। स्टीम क्यों बनेगा भाई, कुछ ना कुछ तो हीट हो रहा होगा तभी तो बन रहा होगा। तो हीट रिलीज हो रहा है और ये बबल्स, इसका मतलब गैस निकल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को, ये इसका रिएक्शन हुआ, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि क्विक लाइम को वाटर, जैसे इसमें वाटर डाले तो तुरंत ही आपको इंस्टेंट आपको मिलेगा ये बबल्स देखने को और स्टीम देखने को। यानी कि इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है जो एक्वस फॉर्म में है और लॉट ऑफ हीट्स जनरेट हो रहा है, यानी कि हीट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हीट जनरेट हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या मतलब, जो अपने सराउंडिंग में हीट रिलीज करता है, ठीक है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एक स्टोरी की तरह पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस और आपको सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। अगर आप रिएक्शंस याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से आएगा ना। तो इसको आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा कि क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो अब यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको हम क्विक लाइम बोले, वाटर से रिएक्ट कराए तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम साल्ट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और हीट रिलीज हुआ। अब देखो अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है, आपने रियल लाइफ में सोचो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में जब आप उसको यूज करो, आप उसको अपने वॉल को पेंट करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप अपने वॉल पे लगा दिए, ठीक है। 2-3 दिन बाद जब उसको अच्छे से पेंट कर दोगे, 2-3 दिन बाद आप क्या देखोगे, वो आपका वॉल ना एकदम शाइन कर रहा है, चमक रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एकदम उसको कोई धुल दिया हो, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो वो इतना शाइन करता है ना, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग व्हाइट वॉश के नाम से नाम दिया गया, व्हाइट वॉश वॉल का नाम दिया, व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस इसको बोला गया। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में होता है, जब ये आप अपने वॉल पे पेंट करते हो, फुल्ली पेंट कर दिए, 2-3, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, 2-3 दिन में ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में, उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही
आपका ये जो वॉल है एकदम शाइनी दिखता है, एकदम चमकदार मस्त वाला दिखता है, जिससे आपको फील होता है कि एकदम व्हाइट वॉश हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस था कि क्यों मतलब आपका व्हाइट वॉशिंग के बाद आपका वॉल इतना शाइनी दिखता है। तो समझ में आया। पहले कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराए वाटर से, तो वो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम साल्ट लाइम बोलते हैं। और साल्ट लाइम कहाँ यूज हुआ, वॉल पे पेंटिंग के लिए यूज हुआ। जब हम उसको पेंट किए तो क्या हुआ, 2-3 दिन बाद आप उसको देखें कि आपका वॉल एकदम शाइन कर रहा है, तो उसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, जो गैसेस फॉर्म में है, जो एयर से रिएक्ट किया, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जो सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपका ये वॉल एकदम शाइनी दिखा। ये कैल्शियम कार्बोनेट वो मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, इसको मार्बल में भी यूज किया जाता है। ओके, ये समझ में आया। अब चलो कुछ कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, जब कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल हुआ। दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि दो चीज मिलकर के एक सब्सटेंस, नई सब्सटेंस बना रही है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुआ। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो आप रोज देखते हो। ठीक है, वाटर तो आप रोज यूज करते हो, उसमें भी क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस मिले आपस में और एक नई सब्सटेंस बनाए, जो कि है वाटर, जो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हुआ। अब देखो, अभी जो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल देखे, ठीक है, ये वाला जो आप एक्टिविटी देखे जिसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाए वाटर से और आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, यानी कि साल्ट लाइम मिला, ये मिला। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज हुआ, सराउंडिंग में हीट रिलीज हुआ, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है, क्योंकि ये हीट जनरेट किया, आप आपस में एनर्जी के फॉर्म में सराउंडिंग में हीट रिलीज किया, यानी कि हीट जनरेट किया। ठीक है, तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। चलो देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हुआ, जिसकी वजह से हीट रिलीज होता है, मतलब कुछ भी कुछ प्रोडक्ट, कुछ रिएक्टेंट मिले, कुछ प्रोडक्ट बनाया, और वो जो प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हुई हीट के फॉर्म में, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले। तो एक्सोथर्मिक का दूसरा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट निकालेगा। ठीक है, हीट निकालेगा। मीथेन कहाँ यूज होता है, हमारे कुकिंग प्रोसेस में यूज होता है, जो हीट जनरेट होता है उसी से तो हम लोग अपना खाना बनाते हैं ना। तो ये हुआ। एक हुआ रेसिप्रेशन। रेसिप्रेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कैसे, देखो हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रेशन में, पहले खाना जो हम लोग खाए, रेसिप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जो खाना हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं उस फूड से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज जब अंदर मिला और हम जब सांस के फॉर्म में, मतलब हम लोग जब ब्रीद किए और ऑक्सीजन ब्रीदिंग के थ्रू हमारा ऑक्सीजन अंदर गया, तो वो किससे कंबाइन होता है, जो फूड से हमको ग्लूकोज मिला है उससे ऑक्सीजन कंबाइन हुआ। कंबाइन होकर के फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और इसको तोड़ दिए, किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, तो ये भी दो प्रोडक्ट मिल करके, ये दो रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ हीट रिलीज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुआ। ठीक है, पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दूसरा रेसिप्रेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कैसे पता चला। अब तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्लास में पूछे भी थे, क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, आंसर पहले बताने से पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिए थे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाई। रीजन बताना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कंसीडर किया जाता है, क्यों। ठीक है, तो देखो क्यों। मतलब जब देखो वेजिटेबल्स मैटर, मतलब जितने भी वेजिटेबल्स के सड़े बड़े, मतलब जो बचे खुचे चीज होते हैं, उसको जब हम एक जगह रख करके उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है, आप उसको जब लंबे समय तक छोड़ दोगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, उसको तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके नए चीज बना देते हैं, एकदम डिफरेंट चीज बना देते हैं, जिसको हम मैन्योर के रूप में जानते हैं। और ये जो बनती है, ये जो केमिकल प्रोसेस, मतलब बनने का प्रोसेस होता है, जो केमिकल प्रोसेस होता है, उसके दौरान लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होती है। इसीलिए जब आपका कंपोस्ट जब बन के रेडी होगा ना, तो आप उसको हाथ डाल करके टच करोगे तो आपको वार्म फीलिंग देगा, कभी कभी तो हॉट भी फीलिंग देगा।
तो इसीलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब ये बनने के प्रोसेस में, ब्रेक करने के प्रोसेस में ये जो मैन्योर बनती है तो लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होता है, जिसको जब हीट रिलीज हुआ तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पता चला कि क्यों ये मतलब वेजिटेबल कंपोस्ट, जो कंपोस्टिंग वाला प्रोसेस है, मैन्योर बनने का प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ये आपका आंसर हुआ। ओके, इसमें कोई डाउट? होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, आपको इमेज के साथ भी बता दी कि क्या एक्चुअली होता है और क्यों होता है। ओके, चलो अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ये 2 क्वेश्चन है, ये अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आप ये पढ़ लो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना जो अभी हम आपको डिटेल से बताएंगे, उसी का आंसर, यानी कि इसमें क्या बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन देना है और एक केमिकल इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ईच, जिसमें एनर्जी जो ब्रेक करने में उसको एनर्जी लग रही है, किस हीट फॉर्म में, लाइट फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। इसका सारा एग्जांपल अभी हम आपको देने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जब आप पूरी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लोगे लास्ट तक, तब ये वाई वाला रीजन देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी हम जैसे आपको बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन हो रहा है। उसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी नाम से पता चल रहा है कि कुछ डिकम्पोज हो रहा होगा, कुछ ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड ब्रेक करके सिंपल मल्टीपल प्रोडक्ट देते हैं जिसके, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहां पे एक कंपाउंड ब्रेक होगा और 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस उसमें फॉर्म होगा। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जो पीछे आपको अभी क्वेश्चन मिला था उसी का ये पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसको हम एक्टिविटी समझते हैं। एक्टिविटी एक जो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आप इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक्टिविटी है आपका 1.5, जिसमें कलर चेंज आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या लेना है, फेरस सल्फेट का एक्टिविटी है। ठीक है, फेरस सल्फेट, इसमें आप एक टेस्ट ट्यूब लो। ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब लो, उसमें फेरस सल्फेट डालो। फेरस सल्फेट क्या हुआ? FeSO4, इसको फेरस सल्फेट बोले। जैसे ही आप इसको डालोगे और आप इसको जेंटली हीट करोगे तो ये क्या होगा, फेरस सल्फेट एक्चुअली क्या होता है, ये होता है फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि उसमें वाटर होता है, यानी कि ये ऐसा हुआ FeSO4 7H2O। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये कैसे, जब आप इसमें हीट डालोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जो आप अभी प्रीवियस देखें, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये क्या होगा, इसका वाटर जो होगा गायब हो जाएगा। मतलब क्या होगा, स्टीम बन के उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, सिर्फ फेरस सल्फेट। ये जो फेरस सल्फेट हुआ ये एक्चुअली में क्या हुआ, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हुआ। ये क्या हुआ, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हुआ। ठीक है, देखो अभी ये मतलब वाटर के साथ था, वाटर क्रिस्टल के साथ था, तो ये ग्रीन कलर का दिख रहा था। तो जब ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, कैसा, व्हाइट ग्रे पाउडर में बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, जैसे ही इसका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा हीट करने के बाद, जैसे ही आपका इसका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा हीट करने के बाद, तो ये क्या होगा, फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हो जाएगा, जो कि एक व्हाइट ग्रे पाउडर के फॉर्म में दिखेगा आपको। ठीक है, फिर आप इसको फिर से हीट करोगे, फिर से आप अगर इसको हीट करोगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका ये प्रोडक्ट देगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड FeO3 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट देगा। पहले आप, और ये किस कलर का होगा, ब्राउन सॉलिड कलर का होगा। ठीक है, ब्राउन सॉलिड कलर का होगा। अब देखो पहले जब आप इसको हीट किए, पहले इसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद था, यानी कि ये क्रिस्टल फॉर्म में था, ग्रीन कलर में वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जब आप इसको जेंटली हीट करोगे तो ये क्या बनेगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनेगा। एनहाइड्रस का मतलब लैक ऑफ वाटर, जो वाटर था उसका खत्म हो गया, लैक ऑफ वाटर, जिसमें वाटर नहीं होता उसको हम एनहाइड्रस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बना। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा, व्हाइट ग्रे पाउडर के फॉर्म में बनेगा। व्हाइट ग्रे पाउडर के, पहले ग्रीन के फॉर्म में था, अब व्हाइट ग्रे पाउडर के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है,
अब इसको वापस से हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये वाला जो कि ब्राउन कलर का सॉलिड होगा, ठीक है, ब्राउन कलर का सॉलिड होगा। साथ में क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपका रिएक्शन था। तो कितना इंटरेस्टिंग और कितना मतलब इजी रिएक्शंस था, है ना, कि जब इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें आप टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वाटर क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का क्रिस्टल जो होता है वो वाटर उसमें ऑलरेडी है। जब आप उसको जेंटली हीट करोगे, जब आप उसको जेंटली हीट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो फेरस सल्फेट जो हो गया वो एनहाइड्रस बन गया, मतलब उसका वाटर मॉलिक्यूल सारा खत्म हो गया, वो मतलब गैस बन के निकल गया, ठीक है, स्टीम बन के निकल गया। अब उसमें क्या बचा, सिर्फ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बचा। वो किस कलर का होता है, व्हाइट ग्रे पाउडर का होता है, ठीक है। जब उसको फर्दर हम हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा फेरिक ऑक्साइड निकलेगा और आपको धुआं देखने को मिलेगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड और एक्चुअली सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है पंजेंट गैस बोलते हैं इसको। पंजेंट गैस मतलब जिसका स्मेल बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही गंदा होता है, मतलब बहुत ही शार्प स्मेल होता है इसका। थोड़ा सा भी आपको इसका स्मेल कहीं मिलेगा ना तो आप समझ जाओगे, इतना वो शार्प होता है, आपके आंख को भी इरिटेट करेगा। वो बहुत ही इरिटेटिंग गैस होता है, आपके आंख में वाटर ला देगा, इतना इरिटेटिंग गैस होता है, उसी को पंजेंट स्मेल बोलते हैं। मतलब वो कैसा स्मेल करेगा, जैसे माचिस जलता है ना, जब बुझ जाता है तो कैसा स्मेल करता है, वैसा वाला स्मेल करेगा, या फिर सड़े हुए अंडे टाइप का स्मेल करेगा, ठीक है। तो ये हुआ पंजेंट गैस। तो ये दोनों गैस निकलेंगे। तो ये समझ में आया आपको, ये प्रैक्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखो और इसके सब चीज को ध्यान से देखो। हाँ, एक चीज और, जब आप इसको हीट करोगे ना, जब आप इसको हीट करोगे तो अपने फेस की साइड करके हीट मत करना है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, प्लस वो जो उसका जो गैस निकलेगा ना वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, टॉक्सिक होता है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हमेशा फेस के आउटवर्ड करके, मतलब दूसरे साइड के फेस के करके इसको हीट करना है, ताकि वो जो गैस निकले और फिर आप उसको आराम से स्मेल करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली स्मेल करोगे, थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा ऐसे दूर से ही ऐसे स्मेल करना, तो आपको उसका स्मेल वैसे भी पता चल जाएगा। ऐसे बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही शार्प होता है, ठीक है। अब चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन का। हाँ, और ये क्या है, ये एक्चुअली किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम ये थर्मल वर्ड यूज किए, क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए हमको हीट का जरूरत पड़ रहा है। जहां पे कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमको हीट का जरूरत पड़ा, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देंगे तो वो दो कंपाउंड, दो चीज में, दो प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा। एक है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोले, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में निकल जाता है, और ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन को क्यों बोले, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ा, हीट का जरूरत पड़ा। जब किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए हमको हीट का जरूरत पड़ता है, तो उस रिएक्शन को, उस टाइप के रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल फॉर्म में चेंज हुआ, किसमें, सिंपल फॉर्म में ब्रेक हुआ, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका एक्टिविटी 1.6 में है, जो नाइट्रेट का एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है, यानी कि लेड नाइट्रेट का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 2 ग्राम्स ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर आपको लेना है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। इसमें आपको क्या करना है, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, और ये टेस्ट ट्यूब आपका क्लीन हो, ड्राई हो, क्लीन ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अब आप इस लेड नाइट्रेट को जो लिए, लेड नाइट्रेट क्या हुआ, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये 2 ग्राम आप इसको लिए, फिर आप इसको हीट करो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो आप क्या देखोगे, और जब हीट करोगे तो उसमें आपको ये प्रिकॉशंस लेना है कि जो टेस्ट ट्यूब का माउथ हो ना, वो आपके अपोजिट हो, मतलब किसी के साइड मत रखना, क्योंकि उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला पंजेंट गैस निकलेगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, इसीलिए वो टॉक्सिक भी होता है। इसीलिए आपको हीट टेस्ट ट्यूब को ऐसे करना है कि इसका माउथ थोड़ा डिफरेंट साइड में हो, ठीक है। आप जैसे ही इसको हीट करोगे तो आप क्या देखोगे, ये लेड नाइट्रेट जो व्हाइट क्रिस्टल्स का होता है, इसका कलर चेंज होने लगेगा, ठीक है।
कलर चेंज होने लगेगा और आपको रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स देखने को मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, जब आप इसमें हीट करते हो तो ये ब्रेक करता है, किसमें? 3 पार्ट में। एक लेड ऑक्साइड में जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो येलो क्रिस्टल्स का होता है, येलो कलर का होता है, येलो क्रिस्टल्स होता है। दूसरा है नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो आपको रेडिश ब्राउन कलर में फ्यूम्स देखने को मिलेगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और एक ऑक्सीजन गैस होता है जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। ये 3 चीज होता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो ब्रेक किया और ये आपको जो चेंजिंग कलर्स दिखा, ये किसकी वजह से हुआ, ये कैसे हो पाया? जब आप इसको कैसे ब्रेक कर पाए? जब आप इसमें हीट दिए। हीट दिए मतलब क्या है? ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? किस टाइप का डिकम्पोजिशन हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन उसको बोलते हैं जिसमें हम हीट देते हैं। हीट दे करके ये ब्रेक किया, ये लेड ऑक्साइड में जो येलो कलर का सॉलिड होगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, जो कि पंजेंट गैस है, जिसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही टॉक्सिक गैस है, और फिर ये ऑक्सीजन गैस में निकला जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस है। ठीक है, ये जो लेड ऑक्साइड गैस होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्चुअली पहले आपको जैसे वो गर्म होगा ना, जब गर्म होगा तो वो एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर में होता है, और जब वो कूल हो जाएगा तब ये येलो कलर में दिखेगा। ये इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, ये वो वाला एग्जांपल है, जब आयरन रॉड को आप जब गर्म करते हो तो कैसा दिखता है? रेड ग्लो करता है। फिर जब वो ठंडा होता है तो रेड नहीं होता है, ब्लैक हो जाता है। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे भी है। ये पीबी ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड जो है, जब हीट रहेगा तो वो आपका दूसरा कलर में दिखेगा, मतलब रेडिश ब्राउन कलर में दिखा। जब वो कूल हो जाएगा तब आपका येलो, जो मेन पार्ट होगा आपका येलो कलर में दिखेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा हीट मतलब कैसा लाइट एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल वही आयरन रॉड वाला केस है। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि ये लेड नाइट्रेट को जब हम सॉलिड फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में जब हम इसमें हीट डालेंगे, अगर हम हीट नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये कंपाउंड ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। तो हीट डालना जरूरी है। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हीट डाले तो ये ब्रेक किया, लेड ऑक्साइड में जो सॉलिड फॉर्म में है, जो येलो कलर का क्रिस्टल होगा, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकाला जो रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स आपको देखने को मिलेगा, और एक ऑक्सीजन गैस निकाला जो कि ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है। और इसी वजह से, इसी रिएक्शंस की वजह से आप जो फायर क्रैकर्स देखते हो ना, जब फायर क्रैकर्स छोड़ते हैं तो वो मल्टीपल्स कलर देता है, वो इसी रिएक्शंस की वजह से कि आपको मल्टीपल्स कलर देखने को मिलता है। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था। अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिए थे कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो कंपाउंड ब्रेक करता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और सनलाइट की वजह से, तो ये दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसमें क्या करना है, आपको एक मग लेना है या कोई भी इस टाइप का कंटेनर लेना है। ठीक है, उसमें 2 होल बना लेना है। 2 होल इसलिए बनाना है ताकि आप समझो कि आप एक्चुअली इलेक्ट्रिक पास करने का रास्ता बना रहे हो इसमें। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, एक रबर स्टॉपर्स डाल देना है। होल बनाए, फिर रबर स्टॉपर्स डाले, फिर उसमें आपको ये रॉड डाल देना है, कैथोड और एनोड रॉड आपको ऐसे डाल देना है। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है कि आप इसको मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दो, 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दो। 6 वोल्ट का बैटरी ही क्यों? क्योंकि 6 वोल्ट का बैटरी सफिशिएंट है वाटर को ब्रेक करने के लिए। ओके, फिर इसमें आप क्या करोगे, लिक्विड डालोगे। लिक्विड उतना डालना, वाटर उतना डालना कि ये रॉड उसमें डूब जाए अच्छे से। ये जो आप कार्बन रॉड डाले हो वो अच्छे से इसमें इमर्ज हो जाए, यानी कि डूब जाए। उसके बाद इसमें टेस्ट ट्यूब आपको इन्वर्ट करके डालना है। इन्वर्ट इसलिए क्योंकि जो आपका गैस बनेगा ना वो उसमें ट्रैप्ड होकर के रहेगा, उसमें कलेक्ट होगा, इसीलिए आपको ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके डालना है और उसमें एयर पहले से ना जाए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सर्किट, तो आप एक छोटा सा पावर सर्किट बना चुके हो। अब देखो इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। आप इसका लाइट मतलब इसमें पावर सप्लाई दो। जैसे आप इसमें पावर सप्लाई दोगे, इसमें जैसे करंट फ्लो होने लगेगा, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो आपको ये बबल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बबल्स देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, बबल्स देखने को मिलेगा। अब आप ऑब्जर्व करो इसको, इस रिएक्शंस को ऑब्जर्व मतलब अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व करो और हमको ये आंसर बताओ कि क्या ये जो बबल्स बन रहा है दोनों में, क्या वो सेम अमाउंट ऑफ बबल्स होगा? क्या वो
सेम अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगा दोनों ट्यूब में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाटर को ब्रेक कर रहा है ना, वाटर को ब्रेक कर रहा है। वाटर क्या है? H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे दोनों में एक ही सेम अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जब गैस कलेक्ट होगा ना, तो ये गैस कलेक्ट होकर के ऊपर की तरफ आपका होगा, ये ऊपर की तरफ आपका गैस चला जाएगा और वाटर नीचे की तरफ, मतलब गैस वाटर को नीचे पुश कर देगा और ऊपर की तरफ गैस सेव हो जाएगा, फंस जाएगा वाटर में, ठीक है। तो जिधर हाइड्रोजन वाला है, जो एनोड के कैथोड के साइड है, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस करेगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन के साइड, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है 2:1 होता है, राइट। 2:1 होता है। तो हाइड्रोजन के साइड में ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन के साइड में कम अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसको टेस्टिंग करने का बारी, ये आप ऑब्जर्व किए। अब आप इसको, ये इक्वेशन इसका क्या हुआ? हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और बनाएगा H2O, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? 2 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और 1 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में निकलेगा। इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस होगा और एक टेस्ट ट्यूब में आपका कम अमाउंट ऑफ गैस होगा, ठीक है। अब इसको टेस्टिंग का बारी है। टेस्टिंग के समय में हम क्या करेंगे? इसको सिंपल करेंगे। जब आप जो जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बना होगा, अगर उसमें आप कुछ भी ब्राइटनिंग यानी कि मैच स्टिक जलाओगे, तो वो पॉप साउंड करके जलेगा। पॉप साउंड करके चलेगा, मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। और जिसमें ऑक्सीजन बना होगा, अगर उसके साइड आप कोई ब्राइट कैंडल लाओगे, तो वो मतलब कैंडल लाओगे तो वो ब्राइटली जलेगा, मतलब वो ऑक्सीजन बना, ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि कंबस्टेबल गैस है, तो वो आराम से वो आपको जलाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। ये किस टाइप का है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम इसको इलेक्ट्रिक के थ्रू इसको हम ब्रेक किए, वाटर को ब्रेक किए, मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू हम इसको ब्रेक किए और गैस बनाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये है डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल, जिसमें हम इलेक्ट्रिक की मदद से एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके गैस के फॉर्मेशन में यूज किए। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक मोर बबल्स आर फॉर्मिंग ऑन वन साइड? ये क्लियर हुआ कि क्यों 2 बबल्स, मतलब एक साइड में ज्यादा बबल्स क्यों फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल हाइड्रोजन आइटम की वजह से। अभी ये 2 हाइड्रोजन आइटम एक साइड है, इसीलिए इस साइड ज्यादा बबल्स फॉर्म होगा, और ऑक्सीजन का आइटम एक ही है दूसरे साइड, इसीलिए इसमें लेस बबल होगा। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हुआ, ये हाइड्रोजन आइटम, सॉरी ये भी मॉलिक्यूल्स बोल रहे थे, वो हाइड्रोजन एक्चुअली आइटम हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन आइटम हुआ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है, जो एक्चुअली मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किए 2 गैस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट है आपका सनलाइट सरप्राइजिंग, जो कि एक्चुअली लाइट की वजह से हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। तो इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक चाइना डिश लेना है, उसमें 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड ले लो या सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, दोनों का एक ही काम है, ठीक है। या तो सिल्वर क्लोराइड ले लो या फिर AgBr ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, जो भी लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का पाउडर होगा, ठीक है। अब इसको आप वैसे जगह में रखो जहाँ पे सनलाइट आ रही है, मतलब लाइट एनर्जी एक्चुअली में आ रही है, या तो खिड़की के पास रखो जहाँ पे सन का प्रॉपर लाइट वहाँ पे पहुँच रहा है, या फिर आउटडोर में रख दो जहाँ पे प्रॉपर वो सन के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज हो। जैसे ही ये सन के प्रेजेंस में एक्सपोज होगा, तो इसका क्या होगा, ये ब्रेक करेगा, ठीक है। ये सब्सटेंस ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके आप इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। छोड़ने के बाद जब ये ब्रेक होगा, तो किस फॉर्म में होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में होगा। सिल्वर जो कि एक ग्रे कलर, मतलब ये व्हाइट पाउडर आपका ग्रे कलर में हो जाएगा, और क्लोरीन गैस आपका निकल जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड, आपका सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्रेक किया, किस में, एक सिल्वर में और दूसरा क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक करने का काम किया, वो कौन सी एनर्जी हुई, वो लाइट एनर्जी हुई। इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट होता है। तो लाइट की वजह से ये डिकम्पोज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसको बोले फोटोकेमिकल रिएक्शन। सेम प्रोसेस है सिल्वर ब्रोमाइड का भी, ये भी ब्रेक करेगा ब्रोमीन और
ब्रोमीन गैस इसका निकल जाएगा और Ag के फॉर्म में ब्रेक करेगा, जो कि वो ग्रे कलर का होगा, और ब्रोमीन ब्राउन कलर का फ्यूम्स बन के निकलेगा। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका कहाँ यूज होता है? रियल लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था ना पहले, उसमें यूज होता है। उसमें भी फिल्म में क्या करता था, लाइट डालता था, लाइट डालने की वजह से वो एक ब्लैक कलर का, ग्रे ब्लैक कलर का पैचेस छोड़ देता था, जिससे हमको फोटो मिल जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता था। तो ये एग्जांपल हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे ये डिकम्पोज हुआ। तो आपको तीनों एग्जांपल, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला तीनों एग्जांपल मिल गया। जो क्वेश्चन था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको अभी मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये वाला नहीं, ये नहीं, ये था define the term decomposition reaction, write one chemical equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। तीनों का एग्जांपल दे दिए कि एनर्जी जब सप्लाई होता है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है ये आपको डिटेल से बता दिए। ओके, अब दूसरा का भी आंसर देख लो, क्योंकि आप ऑलरेडी डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, Why decomposition reactions are called opposite of combination reaction? ये पिछले में पूछे थे, और उसका write one chemical equation each for these two type of reaction, मतलब दोनों का एक एक केमिकल इक्वेशन लिखना है, डिकम्पोजिशन का भी और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का भी, और उसमें क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका भी डिटेल्स बताना है। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लो। डिकम्पोजिशन क्यों है अपोजिट कॉम्बिनेशन के? क्योंकि एक में कंबाइन होता है और एक में टूटता है, तो बिल्कुल अपोजिट है ना। एक में आप दो प्रोडक्ट मिला करके उसको कंबाइन कर रहे हो, और दूसरा में जस्ट उसके अपोजिट हो रहा है कि वो सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल पार्ट में सिंपल फॉर्म में टूट जा रहा है, इसीलिए इसको अपोजिट बोलते हैं। यानी कि एक में कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक में ब्रेक हो रहा है, इसीलिए ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, दूसरा है कि उसका एग्जाम्पल देना है एक का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी इतना सारा आपको एग्जांपल दिए। ये और एक देख लो, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलेगा। एक ये रिएक्शन हुआ, इसका एग्जांपल में लिखना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट इसमें कौन कौन है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है डिकम्पोजिशन का, आपको एक एग्जांपल देना, जो अभी आप तुरंत पढ़े कि लेड नाइट्रेट जो है, जब उसमें हीट डालेंगे तो वो 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? लेड नाइट्रेट, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, जब ये ब्रेक करेगा, जब हम हीट डालेंगे तो इसमें ये ब्रेक करेगा किसमें? लेड ऑक्साइड में, जो येलो कलर का होगा सॉलिड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जो कि ब्राउनिश कलर का गैस आपको देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। तो सेम है इसमें, लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन कर रहा है 3 सिंपल सब्सटेंस में व्हेन हीटेड, यानी कि जब हम उसमें हीट डाल रहे थे। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। आपको सिर्फ डिकम्पोजिशन, कोई भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक एग्जांपल देना था डिकम्पोजिशन का, उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों चीज बताना था। ये हो गया, क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन से रिलेटेड। ओके, ये आपको बता दिए। चलो अब ये कोल्ड केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इस रिएक्शंस में क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट सॉलिड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिए। दूसरा टेस्ट ट्यूब में लो अमोनियम क्लोराइड, जो एक व्हाइट सॉलिड है और वीक एसिड साल्ट है। ठीक है, ये दोनों को 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लिए। अब आप क्या करोगे? 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जिस एक टेस्ट ट्यूब में रखे हो, उसमें 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड सेपरेटली जो रखे हो, उस दोनों को मिक्स करो, आराम से मिक्स करो, फिर रॉड से उसको मिला दो। जब यानी कि 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड आप लिए और उसमें 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिक्स किए, और फिर इसको रॉड से अच्छे से मिक्स कर दो। फिर आप देखो कि आपको फील होगा, जब आप इसको टच करोगे अपने टो से, इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे, तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा फील होगा, मतलब चिल्ड वाला फीलिंग आएगा। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, ये दोनों रिएक्ट किया और एक कोल्ड, मतलब कोल्ड एनर्जी रिलीज किया। मतलब आप इसको ऐसे ले सकते हो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया अमोनियम क्लोराइड से, और जितने भी सराउंडिंग के हीट है ना, वो एब्जॉर्ब करके वो आपको प्रोडक्ट दिया बेरियम क्लोराइड। ठीक है,
अमोनिया गैस और हाइड्रोजन वाटर रिलीज किया। ये तीनों प्रोडक्ट दिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और जितने भी हीट्स हैं आसपास के हीट को एब्जॉर्ब करके ये आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं। यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ पे आपको एनर्जी अंदर जा रहा है, रिलीज होने की वजह एनर्जी को वो ले रहा है और फिर वो प्रोडक्ट दे रहा है। यानी कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी लेते हैं हीट के फॉर्म में। यानी कि आपके सराउंडिंग में जितने भी हीट है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये रिएक्शंस होगा और बनाएगा बेरियम क्लोराइड, फिर अमोनिया गैस और हाइड्रोजन वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में है। तो कितना सिंपल है ना। फील मतलब आपको चिल्ड फील होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप ये कॉन्सेप्ट नोटिस करोगे इसमें जो आइस पैक होता है ना, आइस पैक जिसको आप यूज करते हो, कभी सर दर्द करता है या फिर कहीं इंजरी होती है तो आइस पैक यूज करते हो ना, वो वाला फीलिंग्स यही वाला कॉन्सेप्ट है उसमें कि आप वहाँ इंजरी के जगह पर रखोगे तो क्या होता है, एक्चुअली उसका हीट ऑब्जर्व करता है जो आपको रिलैक्स फील होता है। तो ये उसका रिएक्शन था। होप आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शंस। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रस्टी क्लू, बैटल बिटवीन आयरन एंड कॉपर। मतलब अब हम लोग दूसरा रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो उसको हम एक्टिविटी से समझते हैं, तब उसका डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। दोनों में कॉपर सोल्यूशन डालना है, ठीक है। कॉपर सोल्यूशन डालें, एक में आपको, और ये आयरन रॉड लेना, आयरन नेल्स लेना, जिसको कांटी बोलते हैं ना, उसको लेना है। 2 पीस ले लो, 3 पीस ले लो, जितना लेना ले लो, मतलब 2 पीस से ही काम चल जाएगा। अब आप सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में जो पहला टेस्ट ट्यूब में जब आप उसको डालोगे आयरन नेल्स को, तो ऐसे धागा की मदद से डालना, धागा उसके आयरन नेल्स के ऊपर बांध देना, फिर डालना उस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो ब्लू कलर है। आप टेस्ट ट्यूब मतलब दोनों में 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो दोनों में, फिर एक को ऐसे ही छोड़ दो, दूसरे में ये डालो, एक को ऐसे ही छोड़ दो और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बी में आप इसको डालो, ठीक है। मतलब आयरन नेल्स को डालो थ्रेड की मदद से इसलिए क्योंकि आप निकालोगे कैसे उसको, ठीक है। थ्रेड लगा के डालोगे तो इजिली निकाल पाओगे। फिर आप क्या देखोगे, जब आप ऐसा करोगे थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देना, 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ब्लू कलर जो है चेंज हो जाएगा, किसमें, लाइट ग्रीन कलर में। ब्लू कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसका ब्लू कलर होता है, वो चेंज हो गया लाइट ग्रीन कलर में। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ, कैसा रिएक्शन परफॉर्म हुआ, इसमें क्या हुआ कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो, जब हम इसमें आयरन नेल डाले तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है, और वो आयरन नेल पे जाकर के डिपॉजिट हो गया। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर जो है वो निकल गया और वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो गया, जो रेडिश ब्राउन कलर का आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इस लिक्विड में अब क्या फॉर्म हुआ, ये एक्चुअली आयरन का फॉर्म हुआ, तो ये ग्रीन कलर में दिखने लगा। यानी कि आपका ये देखो, जब आयरन को जो सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो एक्वस फॉर्म में है, यानी कि इसको हम जब डालेंगे तो ये क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को अपने ही घर से बाहर निकाल देगा, बेदखल कर देगा। मतलब उसको अपने ही घर से, कोई इज्जत ही नहीं रही यार, उसको अपने ही घर से भगा दिया, ठीक है। तो उसको अपने घर से भगा करके वो उस पर खुद घुस जाएगा, यानी कि कॉपर को निकाल देगा और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर साइड में बेचारा निकल जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मतलब जो ज्यादा ताकतवर, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ पे जो हुआ, आयरन है मोर रिएक्टिव, कॉपर है लेस रिएक्टिव। तो आयरन क्या किया, उसके ही कंपाउंड से उसको बाहर निकाल दिया और फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब हम ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिए थे, जो पहला सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, जो कॉपर सल्फेट का था, जब हम आयरन नेल्स उसमें डाले तो ये जो मोर ताकतवर यानी कि मोर स्ट्रॉन्गर मेटल उसमें गया, तो ये क्या किया, कॉपर सल्फेट को इसके सॉल्यूशन से निकाल के बाहर फेंका। तो ये कॉपर बेचारा कहाँ डिपॉजिट हो गया, नेल पे, आयरन नेल पे, जो ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, वो एक्चुअली कॉपर है जो इस पे डिपॉजिट हो गया। और अब इसमें क्या बना, Fe2+, ये आयंस बना, यानी कि फेरस सल्फेट बना, जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। इसीलिए आपको ये लिक्विड ऐसा देखने को मिल रहा है, लाइट ग्रीन कलर का मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया और ये लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट आपको बन गया, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली हुआ। आपको इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला। जो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
वैसा रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपको इसको जनरल फॉर्मूला से समझो, A + BC = AC + B, यानी कि A जो है ज्यादा ताकतवर एलिमेंट है, BC एक कंपाउंड है, ठीक है। अब A क्या किया, BC में से B को बाहर निकाल दिया और अपना इसमें घुस गया और B बेचारा बाहर निकल गया, यानी कि A क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हुआ, BC कंपाउंड हुआ जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का कंपाउंड है, AC क्या हुआ, आपका न्यू कंपाउंड बना, और B क्या हुआ, जो डिस्प्लेस हुआ, जो कि लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझो कि दादागिरी है, कि भैया हम ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो हम तुमको भगा देंगे और हम तुम्हारा सारा चीज़ हड़प लेंगे। ये रिएक्टिविटी कैसे हमको पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज से हमको पता चलता है कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन मेटल कम रिएक्टिव है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो जो लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स के कंपाउंड से उसको बाहर निकाल देता है। यही रिएक्टिविटी सीरीज का फंडा है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसा है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लेड, ऐसा ही कुछ है। मतलब जैसे ही आपको डिक्रीज होते जाओगे उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। मतलब आयरन से जो भी ऊपर है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है, मतलब आयरन इस मेटल के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, और आयरन से जो भी नीचे रहेगा वो आयरन से लेस रिएक्टिव रहेगा। मतलब जहाँ पे आप आयरन को एक क्रॉस मार्क समझ लो, एक मार्क समझ लो। अब आयरन से जो भी ऊपर है वो मोर रिएक्टिव होगा, आयरन से जो भी नीचे है वो लेस रिएक्टिव होगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन मेटल किस कंपाउंड को किस मेटल के कंपाउंड से उसको बाहर निकालेगा। ये इसी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। यही हमको बताता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है। ओके, अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। चलो तो इस रिएक्शंस को देखते हैं। इसमें क्या है, Zn रिएक्ट कर रहा है, यानी कि जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो एक्वस फॉर्म में है, और क्या बना रहा है, ZnSO4, जिंक सल्फेट जो एक्वस फॉर्म में है, और कॉपर को उससे बाहर निकाल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज में जिंक कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे अल्मुनियम होगा, फिर जिंक होगा, यानी कि आयरन से ऊपर है जिंक, ठीक है। कॉपर हमेशा नीचे है, इस सबसे नीचे है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। आप एक जिंक मेटल ले लो, ठीक है, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लो। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सॉरी एक सेकेंड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन तो बन रहा है, कॉपर सल्फेट लो, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो, फिर उसमें जिंक स्ट्रिप डालो। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो, फिर उसमें जिंक स्ट्रिप डालो। जैसे ही जिंक स्ट्रिप डालोगे तो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके ही कंपाउंड से, और वो खुद ही बन जाएगा उसमें, यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और रेड ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा जिंक में, ठीक है। रेड ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा जिंक में। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर हो गया, रेड ब्राउनिश कॉपर सेटल हो जाएगा किस पे, बॉटम पे या फिर जिंक मेटल पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। ये रिएक्शन हुआ, इसमें भी जिंक मोर रिएक्टिव हुआ कॉपर सल्फेट से। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, जिंक आपका ऊपर, कॉपर हमेशा इसके नीचे रहेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रहेगा, इसीलिए जिंक भी उससे ज़्यादा पावरफुल है, आयरन भी उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और एक रिएक्शन देख लो डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। एक और रिएक्शन से लेड रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड से। जब लेड रिएक्ट करेगा, जो सॉलिड फॉर्म में है कॉपर क्लोराइड से, जो एक्वस फॉर्म में है वो बनाएगा लेड क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में, और कॉपर, ये भी लेड भी रिप्लेस कर देगा कॉपर को, मतलब डिप्लेस कर देगा कॉपर को उसके ही कंपाउंड से, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए ऐसा कर पाया। लेड जब लेड सॉल्यूशन, मतलब ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन लिए जो ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश कलर का है, जब आप इसमें लेड स्ट्रिप डालोगे तो इसमें क्या होगा कि कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा लेड के ऊपर, आपको ऐसे ब्राउनिश कलर का डिपॉजिट दिखेगा, और ये कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि ये ग्रीनिश कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लेड क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म, यानी ब्लू ग्रीन कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड फेड हो जाएगा, और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर अपीयर करेगा आपको किस पे, लेड पे आपको दिखेगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल था, तीन एक्चुअली, एक एक्टिविटी दिए और तीन एग्जाम्पल दिए
जो आपको दिखाएगा, बताएगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होता है, कैसे एक मोर पावरफुल एलिमेंट, मोर पावरफुल मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके ही कंपाउंड से। डिस्प्लेसमेंट का यही फंडा है, मतलब वो मोर रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस कर देगा उसके ही कंपाउंड से, उसके ही घर से सेपरेट कर देगा और खुद ही वहां पे जाकर के बैठ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का फंडा है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही था और आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करना, अपने से पहले ट्राई करना, अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने देना, फिर दूसरे दिन से तो हम दूसरे क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको लिस्ट बताना है पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इलस्ट्रेट एनी वन ऑफ विद अ सुटेबल एग्जांपल। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है, मतलब लैंग्वेज चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। ध्यान से पढ़ना और इसको एक एक वर्ड को समझने का कोशिश करना। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और बस उसका फॉर्म चेंज हो गया, मतलब वर्ड्स चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या आप ऑब्जर्व करोगे जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में जो है जब आप उसको हीट करोगे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, उसका बैलेंस इक्वेशन आपको देना है ऑफ द रिएक्शंस दैट ऑकर, मतलब उसका केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है जो भी रिएक्शंस ऑकर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये सब पढ़ाने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोरोशन और डेंसिटी। और उसी के बेस पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप ऑलरेडी पहले के टॉपिक को मतलब पढ़ के आओ, अपकमिंग टॉपिक को अच्छे से थोड़ा सा देख दाख के आओ, ताकि जब भी हम आपको बताएं तो आपको चीज़ें क्लियर हो और आप उससे क्वेश्चन पूछ सको। तो क्वेश्चन है स्टेट द चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड when a china dish containing copper powder is heated over a flame of a burner। आपको उसका क्या स्टेट में चेंजेस आया वो बताना है जब एक कंटेनर में, चाइना डिश में हम कॉपर पाउडर को हीट करेंगे बर्नर से। ठीक है, नेम द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज एंड राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर। जो भी फेनोमेना जिसकी वजह से ये चेंज हुआ वो आपको बताना है और उसका केमिकल रिएक्शंस जो भी हुआ वो भी आपको लिखना है। How is this reactions different from reactions that occur when the copper wires kept in open air slowly lose their shiny brown surface and gain a coat। मतलब ये reactions कैसे उस reaction से different है जब हम कॉपर्स को खुद ऐसे ही, कॉपर वेयर को ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे और वो slowly अपने साइन को खोता रहेगा और कुछ उसमें कोटिंग आ जाएगा। ठीक है, राइट केमिकल नेम ऑफ द कोटिंग एंड स्टेट इट्स कलर। उसका भी आपको केमिकल नेम बताना है, कोटिंग का क्या कोटिंग हुआ और उसका क्या कलर चेंज हुआ ये आपको बताना है। ये अगले क्लास के लिए यानी कि अपकमिंग क्लास का क्वेश्चंस है। आप इसको पहले पढ़ना और फिर इसको अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बताएंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you.